नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। और आज के हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला टॉपिक यह है कि सेंटर ने 2600 करोड़ रुपए इंसेंटिव स्कीम के रूप में जारी किए हैं ताकि वो रूपे और भीम यूपीआई को क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें, मतलब कि उसको बढ़ावा दे सकें। अब जो पॉइंट ऑफ सेल, ई कॉमर्स, रूप पे और यूपीआई को अधिक से अधिक बढ़ावा देंगे, उनको क्या मिलेगा लाला? इंसेंटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा। मतलब एक अर्थ में कहें तो क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। लेकिन उनको किसको प्रमोट करना पड़ेगा? रूप पे और यूपीआई को। इतनी बात क्लियर? तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आपको यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को भी क्या करना पड़ेगा? प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि ये यूजर फ्रेंडली हो सके और डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को बढ़ावा मिल सके। यूपीआई लाइट क्या है? ऑन डिवाइस वॉलेट है और ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अलाउ करता है, ताकि आप स्मॉल वैल्यू पेमेंट को कर सकें और जिसको 200 रुपए तक की ऑफलाइन इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यूपीआई 123 पे में क्या होता है कि इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम होता है, लेकिन अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप यूपीआई 123 के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इन एडिशनली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है कि नॉन रेसिडेंट जो इंडियन होते हैं, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल और नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी को क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो 10 कंट्री में पेमेंट कर पाएंगे जिनके यूपीआई प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर रहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर? लेकिन जो पेमेंट ये करेंगे वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग और आरबीआई रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तभी ये इनका पेमेंट कर पाएंगे। अब वो 10 कंट्री कौन कौन सी हैं आपसे पूछ सकती हैं। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड किंगडम। चूंकि यूपीआई आप देखते हैं, अगर फोन से आप सिम निकाल लें तो यूपीआई काम करना बंद कर देता है। तो आप इस बात को समझेंगे कि यूपीआई का जो प्रिंसिपल है वो सिम बाइंडिंग आधार पे काम करता है, जिससे सिक्योरिटी पर्पस में कोई समस्या ना आए। तो इंडियन मोबाइल नंबर पे ये काम करेगा। लेकिन एनआरआई एक मांग कर रहे हैं कि यूपीआई को आप क्या करो, इंटरनेशनल सिम कार्ड्स पे भी चालू कर दो, जिससे हम इसका यूज कर सकें। ठीक है, ये न्यूज थी। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है यूपीआई। तो यूपीआई क्या है? एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसको एनपीसीआई ने 2016 में लॉन्च किया। इसने काफी ग्रोथ की और मल्टी बैंक अकाउंट को एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें 2 लेयर की सिक्योरिटी रहती है। ये यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। 2 लेयर की कैसे होती है? जब आप ऐप को खोलेंगे तो आपको पासकोड डालना पड़ता है और पासकोड के बाद जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तब आपको यूपीआई पिन डालना पड़ता है। तो इसलिए इसको बोल देते हैं 2 लेयर की सिक्योरिटी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत स्टैब्लिश किया। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को इंडिया में देखता है। अभी हमने एक न्यूज़ भी डिस्कस की थी कि फेसबुक, गूगल ने न्यू अम्ब्रेला एंटिटी को, आरबीआई को बोला था कि आप यूपीआई के, मतलब कि एनपीसीआई के अल्टरनेटिव के तौर पे इसको देख सकते हैं। लेकिन आरबीआई ने उनके इस आइडिया को होल्ड पे रखा, कहा कि हम आपके आइडिया से इंप्रेस नहीं हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हमने समझ लिया 2008 में ये फाउंड हुआ था। और ये बहुत सारी चीजों को करते हैं क्या कि एक नेशनल फाइनेंशियल स्विच करते हैं, नेक को देखते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस को देखते हैं, रुपे और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और भीम
भारत बिल पेमेंट सिस्टम, और एटीएम को भी क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, इस पे प्रश्न यूपीएससी ने पूछ चुके हैं। दूसरा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन चर्चा में है। पहले हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को समझते हैं। पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना दिया और पार्लियामेंट ने इस एक्ट के द्वारा किसी लोकल अथॉरिटी को पावर दे दी, किसी टॉपिक पे आप क्या बना सकते हो, लॉ बना सकते हो, और ये लोकल अथॉरिटी है। इनने लोकल अथॉरिटी और उनने किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा उस टॉपिक पे कानून बना दिया और उनने इसको बाय द लॉ नाम दे दिया। ठीक है, तो डेलीगेशन लेजिस्लेशन में क्या होता है, जिसको हम पावर देते हैं वो रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं, ऑर्डर बना सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं, स्कीम लॉन्च कर सकते हैं, सर्कुलर जारी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन, बाय लॉ और इंस्ट्रक्श और क्या दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तो इसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इस पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछ चुकी है, आगे भी प्रश्न पूछने की संभावना है। अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि आरबीआई ने अभी जो विमुद्रीकरण पे आरबीआई ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो उस पर डिसीजन दिया कि आप सरकार के द्वारा जो विमुद्रीकरण मतलब कि 500 हजार के नोटों को बंद किया गया था वो सही था। और इसी बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरबीआई एक्ट का सेक्शन 26 का क्लॉज 2 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को, वो सेंटर को पावर देता है कि आप पर्टिकुलर डिनोमिनेशन करेंसी को लीगल टेंडर को क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डेलीगेट करती पावर। ठीक है, लेकिन 1959 में हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेलीगेशन ऑफ पावर ऑन द ग्राउंड क्या है, बोगस है। लेकिन इस बार जो डिसीजन आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बोगस नहीं है, सरकार ऐसा कर सकती है, इसलिए चर्चा में था, हमने इसको पढ़ लिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, नाटू 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 जो सॉन्ग है ट्रिपल आर का, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग 2023 को गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। तो ये फिल्म आपने जरूर देखी होगी, बहुत महत्वपूर्ण मतलब कि अच्छी फिल्म है, और अभिनय मतलब कि एक्टिंग काफी अच्छी की गई है, और जो पटकथा है मतलब कि जो स्क्रिप्ट है वो भी काफी अच्छी है। ठीक है, तो इसको कंपोजर एम कीरावानी, इनको आप देख सकते हैं, इनको मिला है। अलोंग द सिंगर काला भैरवा और राहुल स्प्लिंगुंज, तो इनको एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। ठीक 1944 में इसको स्टार्ट किया गया हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें 87 मेंबर रहते हैं, एनुअली दिया जाता है अमेरिकन को, और इंटरनेशनल फिल्म और टेलीविजन को ये दिया जाता है। काफी महत्वपूर्ण गर्व की बात है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, सॉवरन ग्रीन बॉन्ड चर्चा में है। बॉन्ड तो आपको पता ही है। अब ग्रीन हो गया मतलब कि ये बॉन्ड के द्वारा जो पैसा आएगा वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट या इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए आएगा। अब सॉवरन है मतलब कि संप्रभु अधिकार होगा, मतलब ऐसा कोई इसको जारी करेगा जो गवर्नमेंट हो सकती है, इसको कंपनी जारी नहीं करेगी। मतलब कि सॉवरन है मतलब कि गवर्नमेंट अथॉरिटी ऐसी जारी करेगी। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या किया है, इनको अलाउंस किया है सॉवरन ग्रीन बॉन्ड को करंट फाइनेंशियल ईयर में। और ये बॉन्ड क्या होंगे, 5 ईयर और 10 ईयर इनका टेनर होगा और 4000 करोड़ ईच होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये बोरोवर की जाती है, लेंडर को पे किया जाता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑन ए लोन पर, और इनको इशू किया जाता है गवर्नमेंट किसको, म्युनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशंस को। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और कूपन रेट को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट और मैच्योरिटी डेट के दौरान उनको लगातार इंटरेस्ट उपलब्ध कराया जाता है, तो इसको हम बॉन्ड बोलते हैं। अब बॉन्ड के द्वारा जो पैसा आया, हमने इसमें ग्रीन बॉन्ड लगा दिया तो इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा। सॉवरन है तो कोई ऐसी अथॉरिटी जारी करेगी जिस पर लोगों का विश्वास होगा। सरकार हो सकती है, म्युनिसिपैलिटी हो सकती हैं, कॉरपोरेशन हो सकते हैं, कंपनी हो सकते हैं। तो इस प्रकार इनको जारी किया जाता है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। दूसरा, फर्स्ट यूनियन बजट 2022-23 में इनको अलाउंस किया गया था।
यूनिफॉर्म इनकी प्राइस ऑक्शंस होगा। 5% जो रिजर्व किए जाएंगे रिटेल इन्वेस्टर के लिए और ये सेकेंडरी मार्केट में जारी होंगे और नॉन रेसिडेंट इसमें आल्सो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, पाएगा स्टॉर्म कॉम्प्लेक्स चर्चा में है। इसको आसफ जाही इरा के दौरान पाएगा स्टॉर्म कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है, जो कि हैदराबाद में स्थित है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। यूएस एम्बेसडर फंड के द्वारा इनको कल्चर के रूप में रिस्टोर किया जाएगा और ये मकबरा शाम अल उमरा के रूप में भी देखा जाता है, जो कि पेगास फैमिली है, जो कि निजाम की क्या थी, लॉयल थी। इस बात को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इनको मेजर वंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट में देखा जाता है, आर्किटेक्चर एक्सीलेंसी के रूप में देखा जाता है। 200 साल पुरानी ये चीज है और जनरेशन ऑफ पेगा नोवेल्स के रूप में इसको देखा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इंडो सैरासेनिक आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें आसफ जहां और राजपूतानी स्टाइल का आर्किटेक्चर को ब्लेंड किया गया है, मतलब कि मिक्स किया गया है। व्हाइट मार्बल का इसमें उपयोग किया गया है और इसमें मुगल, ग्रीक, पर्शियन, आसफ जाही, राजस्थानी, दक्षिणी स्टाइल आपस में क्या किए गए हैं, ब्लेंड किए गए हैं, मतलब कि मिक्स किए गए हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। लोकल कमेटी 1965 से चा में है, शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित है, इनके क्राइटेरिया को डिफाइन करने से संबंधित है। तो इसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इसको एक्सपर्ट व्यू के लिए इनको नियुक्त किया गया था। और जिनका डिस्टिंक्ट कल्चर हो, जिनको जियोग्राफी की आइसोलेशन देखा जाता हो, कॉन्टेक्ट करने में शर्माती हो, मतलब साइनेस हो, और कमेटी इन लार्ज क्या हो, बैकवर्डनेस हो। लेकिन न्यू क्राइटेरिया ये कह रहा है कि गवर्नमेंट कंसीडर करेगी सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल बैकवर्डनेस और रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन स्टेट, ठीक है। और हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो रहा हो, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज डायलेक्ट हो इनके, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कोर कल्चर हो, लाइफ साइकिल, मैरिज, सॉन्ग, इस प्रकार की चीजों हो, तो उनको हम शेड्यूल ट्राइब के रूप में दर्जा करेंगे। बस आपको इतनी चीज ध्यान रखना है कि लोकल कमेटी किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे शेड्यूल ट्राइब के क्राइटेरिया से संबंधित है। दूसरी बात, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने बी ने क्या किया है, आपसे अगर आप सीलिंग फैन लेंगे, आप अब क्या करेंगे, स्टार जारी करेंगे। जैसे 1 स्टार का कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो वो एनर्जी कंज्यूम थोड़ी ज़्यादा करेगा। 2 स्टार का करेंगे तो आप एनर्जी कंज्यूम थोड़ी कम करेगा। 3 स्टार का करेंगे तो एनर्जी कंज्यूम थोड़ी और कम करेगा। 5 स्टार 50% आपकी एनर्जी क्या कर देगा, सेविंग कर देगा। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या आएगा, कम आएगा। तो इसी दिशा में क्या किया है बी ने कि सीलिंग फैन को अब मैंडेटरी किया जाएगा कि आप लेवलिंग, स्टार लेवलिंग उनके ऊपर देख सकें। तो अब से आप 1 जनवरी के बाद जो भी सीलिंग फैन खरीदेंगे तो आपको उनके ऊपर इस प्रकार का लोगो आएगा, जिसमें सारी जानकारी होगी कि वो 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है या फिर 5 स्टार है। इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी एफिशिएंसी को शो करते हैं। जितने अधिक स्टार होगा वो हाई एनर्जी एफिशिएंट होगा। और इसको अगर 1 स्टार है तो 30% एनर्जी को सेविंग करेगा और 5 स्टार है तो 50% एनर्जी को क्या करेगा, सेविंग करेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसको बी ने 2006 में स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग प्रोग्राम चालू किया गया और इसको एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत चालू किया गया। मैंडेटरी किया गया कि फॉरेस्ट जो फ्री डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है, एलईडी लैंप है, रूम एसी है, कूलर टीवी, रेफ्रिजरेटर, टीएफएल आदि चीजें में क्या है, मैंडेटरी है। जैसे आप इस प्रकार को देख सकते हैं, 5 स्टार है तो यहाँ पे आपको ब्रांड मॉडल देखने को मिलेगा और इधर आपको यूनिक कोड देखने को मिलेगा, टेक्निकल पैरामीटर देखने को मिलेंगे, टेक्निकल डिटेल, लेवल, पीरियड देखने को मिलेगा, मोर स्टार, मोर सेविंग। तो इस बात को आप ध्यान रखें, केवल आपको देखना है, ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।